नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून के बारे में, माइंस एक्ट यानी खान अधिनियम। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि वो सुरक्षा कवच है जिसने दशकों तक देश के सबसे खतरनाक उद्योगों में से एक में काम करने वाले लाखों लोगों की जिंदगी को एक दिशा दी है। तो चलिए इसके पूरे सफर को समझते हैं, इसकी शुरुआत से लेकर आज के दौर तक। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस कानून की जड़ों में जाएंगे, फिर समझेंगे कि आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किस किस की होती है, मजदूरों के क्या हक हैं, और आखिर में देखेंगे कि आज के जमाने में यह कानून किस नए रूप में सामने आया है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आजादी के ठीक बाद के भारत में। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह कानून इतना अहम क्यों था, क्यों इसे एक मील का पत्थर माना गया। अब इस टाइमलाइन को देखिए, यह दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे नियम धीरे धीरे 1952 के इस बड़े और मजबूत कानून में बदले। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, बल्कि मजदूरों के हक के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। असल में यह कोशिश थी देश के नए संविधान की सोच को मजदूरों के अधिकारों से जोड़ने की। तो मतलब इस कानून का असली मकसद क्या था? साफ साफ कहें तो इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि मजदूरों का शोषण रुके और माइनिंग के खतरों को कम से कम किया जा सके। यह सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं थी, बल्कि एक तरह का सुरक्षा कवच था। अच्छा, अब आते हैं इस कानून के सबसे जरूरी हिस्से पर, जिम्मेदारी। मतलब अगर कुछ गलत होता है तो जवाबदेह कौन होगा? कानून ने इस मामले में कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। सबसे पहले कानून साफ करता है कि मालिक कौन है। इसका मतलब एकदम साफ है, जिम्मेदारी की शुरुआत कंपनी में बैठे सबसे बड़े अफसर से होती है। कोई ये कहकर बच नहीं सकता कि ये तो मेरी जिम्मेदारी थी ही नहीं। मालिक के बाद आता है एजेंट। इसमें मैनेजमेंट का हर वो इंसान शामिल है जो खदान के काम को देखता है, उसे कंट्रोल करता है। ये परिभाषा पक्का करती है कि मैनेजमेंट में बैठे लोग भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। और इस तिकड़ी में आखिरी है मैनेजर। ये वो ऑन साइट एक्सपर्ट है जिसकी जिम्मेदारी रोजमर्रा की सेफ्टी और ऑपरेशंस पर नजर रखना है। असल में जमीन पर नियमों को लागू करवाने वाला यही व्यक्ति होता है। और इस केस को देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है कि अदालतों ने इस कानून को कितनी सख्ती से लागू किया। ये जो बनवारी लाल अग्रवाला केस है, ये एक लैंडमार्क केस था। इसने कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स को कंपनी के नाम के पीछे छिपने से रोक दिया। इस फैसले ने एक ऐसी मिसाल बना दी जिसे आज भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भाई सेफ्टी की जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता। तो ये तो हुई जिम्मेदारी की बात। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक आम मजदूर की सुरक्षा कैसे करते हैं, खासकर उनके काम के घंटों और दूसरी सुविधाओं के मामले में। कानून ने इस बात को समझा कि जमीन के नीचे काम करना कितना मुश्किल और खतरनाक है। इसीलिए जमीन के ऊपर काम करने वालों के मुकाबले अंडरग्राउंड माइनर्स के लिए काम के घंटे सख्त रखे गए। ये एक छोटा सा फर्क लग सकता है, पर बहुत मायने रखता था। अब ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है। यहां भी अंडरग्राउंड काम करने वाले मजदूरों के लिए छुट्टी के नियम ज्यादा उदार हैं। मतलब उन्हें कम दिन काम करने पर ही छुट्टी मिल जाती थी। यह फिर से दिखाता है कि कानून ने उनके काम के खतरनाक माहौल को कितनी संजीदगी से लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कानून ने कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी चीजों को अनिवार्य बनाया, जैसे साफ पीने का पानी, अलग टॉयलेट्स, फर्स्ट एड बॉक्स। ये सुनने में बहुत मामूली बातें लगती हैं, लेकिन एक खनिक की मुश्किल जिंदगी में इन चीजों ने बहुत बड़ा फर्क पैदा किया। ये सिर्फ सुविधाएं नहीं थी, बल्कि उनके मौलिक अधिकार थे। तो भाई दशकों तक इस कानून ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वक्त के साथ हर चीज को अपडेट की जरूरत पड़ती है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है 2020 के नए OSH कोड की। अब ऐसा नहीं है कि नए कोड ने पुराने कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुरानी मजबूत इमारत की रेनोवेशन की गई हो। नींव वही है, मजबूत है, लेकिन अंदर की वायरिंग और प्लम्बिंग को आज के जमाने के हिसाब से बदल दिया गया है। मतलब आत्मा वही है, बस शरीर नया है। यहां पर आप दोनों को आमने सामने देख सकते हैं और फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, जहां किसी की मौत होने पर पहले जुर्माना सिर्फ 5,000 रुपए था, वहीं अब ये 5 लाख तक हो गया है। छुट्टी लेना आसान हो गया है, और एक बहुत बड़ा बदलाव, अब महिलाएं भी अपनी मर्जी से अंडरग्राउंड माइंस में काम कर सकती हैं। ये सारे बदलाव आज के दौर की हकीकत को दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बदलावों का असल में मतलब क्या है? आज की तारीख में जो मैनेजर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस नए सिस्टम को कैसे समझें और कैसे इसका पालन करें? देखिए, मैनेजर्स के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ये एक तरह की स्टेप बाय स्टेप गाइड है। सबसे पहले पहचानें कि आपका ऑपरेशन माइन की कैटेगरी में आता है या नहीं। फिर देखें कि कोयले के नियम लगेंगे या मेटल के, और फिर बाकी की चीजें जैसे सेफ्टी कमेटी और मैनेजर की नियुक्ति, ये सब चेक करें। एक सीधी सादी चेकलिस्ट है जिससे कोई गड़बड़ ना हो। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि आज की तारीख में दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है। पुराने 1952 वाले कानून के जो टेक्निकल सेफ्टी नियम हैं वो तो मानने ही है, लेकिन साथ ही नए OSH कोड के जो एडमिनिस्ट्रेटिव और वेलफेयर से जुड़े नियम हैं उन्हें भी अपनाना है। मतलब पुराने तजुर्बे और नई सोच का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, क्या उसने अपने सबसे खतरनाक उद्योगों में से एक के लिए सुरक्षा और बिजनेस की सहूलियत के बीच एक सही संतुलन बना लिया है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।
Welcome to The Explainer. Today, we're going to dig deep, literally, into a law that for over 70 years has been the guardian for workers in one of the planet's most dangerous jobs, mining in India. And you see this quote right here? People actually called it the Magna Carta for mine workers. I mean, think about that. This wasn't just some dusty old regulation. The Mines Act of 1952 was absolutely revolutionary for its time. So let's get into it. How did it happen? What did it do? And, crucially, why is it now being replaced? Okay, so let's start with how this law was forged in danger. You know, a piece of legislation this big doesn't just appear out of thin air. The 1952 Act was really the end result of about a half-century of trial and error, of these slow, evolving efforts to make mining just a little bit safer. And this timeline here really tells the story. It all started way back in 1901 with a pretty basic first attempt. Then, you see in 1923, they started bringing in international recommendations, things like a weekly day off, which sounds obvious to us now, but was a huge deal back then. But the real game changer? That was the 1952 Act. Post-independence, India created this comprehensive, powerful framework that we're really digging into today. All right, next up, the Trinity of Responsibility. This is where we get to the absolute heart of the 1952 Act. Because what's the point of having a law if you don't know who's to blame when things go wrong? Well, this act made it crystal clear. So first off, they did something really smart. They defined what a mine actually is, and they made that definition super broad. It wasn't just the hole in the ground. Nope. It was everything connected to it. The shafts, the workshops, even the power stations. This was a brilliant move because it closed a huge loophole. You couldn't just say, oh, that accident happened in the workshop, not technically the mine. It was all covered. And that broad definition set the stage for this, what's often called the Trinity of Responsibility. The law pointed its finger directly at three key people: the owner, the agent, and the manager. Responsibility was placed squarely on their shoulders. Why? To make sure no single person could just be a scapegoat when disaster struck. And this right here, this is where the law gets its teeth. It's a legal concept called joint and several responsibility. Now, what does that mean in plain English? It means all three of them, the owner, agent, and manager, were each 100% on the hook for everything. They could all be held equally responsible for any single failure. There was no passing the buck. This forced safety to be a top-down priority, no excuses. Okay, so the law was tough on accountability, but it wasn't just about assigning blame. It was also about establishing fundamental rights for the workers, both below the surface and above it. Let's look at what that meant for their daily lives. For starters, the Act put strict limits on how long you could work. And check this out, what's really smart here is how it distinguishes between working underground and working on the surface. They recognize just how incredibly grueling it is to work deep underground, so they mandated shorter daily shifts. That's a huge deal. And it didn't stop there. The law also mandated things that, honestly, we just take for granted today. Things like clean drinking water, decent bathrooms, and having first aid available. It even made sure that occupational diseases like silicosis, a terrible lung disease common in mining, had to be reported. And just like with the working hours, it guaranteed pay time off and again gave more generous terms to the folks working in the toughest conditions underground. Now, this is fascinating. This slide perfectly captures how much things have changed over 70 years. The original 1952 Act had a total ban on women working underground and even limited their hours on the surface. Now, fast forward to the new OSH code, and it's a complete 180. All those restrictions are gone. Women can now work in any part of the mine, including underground and on night shifts, as long as they consent and, of course, proper safety measures are in place. It's a huge shift. So that brings us to our next section, a new legislative era. Look, after 70 years, even a landmark law is going to start showing its age. Times change, technology changes, and the law has to keep up. And the biggest, most glaring crack in the foundation of the 1952 Act? Well, it came down to the penalties. Get ready for this.
Under the old 1952 Act, if a violation led to a worker's death, the maximum fine was just 5,000 rupees. I mean, after decades of inflation, that amount became completely meaningless. It was no deterrent at all. It was a clear sign that things had to change. So that shockingly low fine, along with a bunch of other outdated parts of the law, made it painfully obvious that a major update was needed. And that's what led to the OSH Code of 2020. The whole idea was to consolidate and drag India's labor laws kicking and screaming into the 21st century. All right, so let's put them side by side. The old law versus the new code. This is where you can really see just how big of a leap this is. Remember that 5,000 rupee fine we just talked about? Well, here's the update. The new OSH code jacked it up to a maximum of 5 lakh rupees. That's a 100 times increase. Plus, it adds compensation for the victims. Now that is a serious financial deterrent against cutting corners on safety. The new code also makes life a little bit easier for the workers when it comes to paid leave. The old system was kind of complicated, with different rules for underground and surface workers. The new code just simplifies it all down to a standard 180 days of work to qualify, much more straightforward, and a clear win for the employees. And this next one is a huge step towards formalizing the workforce. For the very first time, every single employee must get a formal appointment letter. You might think, what's the big deal? Well, it's a massive deal, especially for contract and migrant workers. It gives them a formal record of their employment, which means way more job security. So where does that leave us right now? Well, it's a little complicated. We're in this interesting transitional phase called dual compliance. Basically, mine operators have to live in 2 worlds at once. They still have to follow all the nitty-gritty technical safety rules from the old 1952 Act. But at the same time, they also have to adopt all the new administrative and worker welfare rules from the new OSHA code. And all of this leaves us with one final and really crucial question. See, the old system was all about policing. An inspector showed up to enforce the rules. Period. The new code creates a role called an inspector cum facilitator, which is a fancy way of saying they're supposed to help and guide companies as much as they punish them. So the big question is, can this modern, more collaborative model really protect miners as effectively as the old, strict policing regime did for 70 years? That's the big unknown. And honestly, only time is going to give us the answer. जब हम खदान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर अंधेरा, खतरा और बहुत मेहनत की तस्वीरें आती हैं। लेकिन करीब 70 सालों तक भारत में एक कानून था जो इन खदानों में काम करने वाले लाखों मजदूरों के लिए सुरक्षा और कह सकते हैं रोशनी की एक उम्मीद बनकर खड़ा रहा। हम बात कर रहे हैं खान अधिनियम 1952 की। बिल्कुल। आज 19 फरवरी 2026 है और ये कानून अब इतिहास का हिस्सा है। इसकी जगह ले ली है नए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता यानी OSH कोड 2020 ने। जी। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो कानूनी दस्तावेज और विश्लेषण है, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 1952 का कानून वाकई मजदूरों का रखवाला था और क्या नया OSH कोड उस विरासत को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है, या फिर ये एक बिल्कुल अलग दिशा में उठाया गया कदम है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। चलिए इस गहरी खुदाई में उतरते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब 1952 आजादी के ठीक बाद का दौर, उस समय ऐसा क्या था कि एक इतने बड़े और विस्तृत कानून को बनाने की नौबत आ गई? देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई कानून नहीं था। अंग्रेजों के जमाने के 1901 और 1923 के कानून मौजूद थे, लेकिन वो अधूरे थे। अधूरे मतलब वो ज्यादातर उत्पादन और रेवेन्यू पर ध्यान देते थे, मजदूरों की भलाई पर उतना नहीं। आजादी के बाद जब संविधान बना तो उसमें सामाजिक न्याय और एक कल्याणकारी राज्य की भावना थी।
1952 का खान अधिनियम उसी भावना का नतीजा था। अच्छा, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि खदानें धंसने से बचें, बल्कि ये भी था कि मजदूरों का शोषण रुके और उन्हें काम करने का एक बेहतर और मतलब इंसानी माहौल मिले। और इसे लागू करने की शक्ति कहाँ से मिली? ये राज्य का विषय था या केंद्र का? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, हमारे संविधान में एक यूनियन लिस्ट है, हाँ, यानी वो सूची जिसमें वो मुद्दे हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उसी लिस्ट में 55वें नंबर पर साफ लिखा है कि खदानों और तेल क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा और श्रम का रेगुलेशन केंद्र की जिम्मेदारी होगी। तो ये एक राष्ट्रीय कानून बना। बिल्कुल, इसी वजह से ये एक राष्ट्रीय कानून बना जो पूरे देश की खदानों पर एक समान रूप से लागू होता था। ठीक है, तो नींव तो बहुत मजबूत थी, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। जब हम खान कहते हैं तो क्या सिर्फ जमीन के नीचे का गड्ढा है? इस कानून ने खान को कैसे परिभाषित किया? ये इस कानून की सबसे मजबूत कड़ियों में से एक है। कानून की नजर में खान सिर्फ वो जगह नहीं है जहां से कोयला या लोहा निकाला जा रहा है। अच्छा, नहीं, बल्कि उस पूरे परिसर में मौजूद हर एक चीज, चाहे वो ऊपर आने जाने वाले शाफ्ट हों, सामान ढोने वाले कन्वेयर बेल्ट हों या फिर खान के कैंपस में बनी वर्कशॉप और पावर स्टेशन, सब कुछ खान का ही हिस्सा माना जाता था। अगर वो खनन से जुड़े हों तो? हाँ, बशर्ते वो सीधे तौर पर खनन के काम से जुड़े हों। इसका मतलब ये हुआ कि परिभाषा का दायरा बहुत बड़ा रखा गया था, शायद इसलिए ताकि कोई ये कहकर बच न सके कि अरे हादसा तो वर्कशॉप में हुआ, खदान के अंदर नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी विस्तृत परिभाषा से जुड़ी थी इस कानून की सबसे क्रांतिकारी चीज, जिम्मेदारी के 3 स्तंभ, या जिसे हम ट्रिनिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। मालिक, एजेंट और प्रबंधक। जी, ओनर, एजेंट और मैनेजर। ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर क्या असल में किसी दुर्घटना के बाद जिम्मेदारी तय करना इतना आसान था? बड़ी कंपनियां तो मतलब कानूनी दांव पैच से बच निकलने के रास्ते ढूंढ ही लेती होंगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और कानून बनाने वाले भी इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने इन तीनों की परिभाषाओं को बहुत कसकर बांधा। सबसे पहले बात करते हैं मालिक की। कानून ने कहा कि मालिक सिर्फ वो नहीं जिसके नाम पर खदान है। अगर खदान एक कंपनी है तो उसके सभी डायरेक्टर्स मालिक माने जाएंगे। सभी डायरेक्टर्स? हाँ, जब तक कि उनमें से किसी एक को औपचारिक तौर पर नामित मालिक न बना दिया जाए। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क। 1961 में एक मशहूर केस हुआ, बनवारी लाल अग्रवाला बनाम बिहार राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को स्थापित किया। यह फैसला इसलिए जरूरी था क्योंकि बड़ी कंपनियां अक्सर एक जटिल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के पीछे छुप जाती थीं। सही बात है। और दुर्घटना होने पर कहती थीं कि जिम्मेदारी तो किसी नीचे के अधिकारी की थी। इस फैसले ने उस पर्दे को हटा दिया और कहा, नहीं, आप सब जिम्मेदार हैं, आप भाग नहीं सकते। ये तो वाकई एक बड़ा कदम था। और बाकी 2 स्तंभ, एजेंट और मैनेजर, उनकी क्या भूमिका थी? एजेंट को मालिक का प्रतिनिधि माना गया जो खदान के प्रबंधन और नियंत्रण में हिस्सा लेता है, लेकिन यहां भी कोर्ट ने एक संतुलन बनाया। वो कैसे? 2014 के जीएन वर्मा बनाम झारखंड राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ इसीलिए किसी सीनियर अधिकारी को डीम्ड एजेंट नहीं मान सकते क्योंकि उसका पद बड़ा है। हाँ। उसे इस भूमिका के लिए बाकायदा नियुक्त किया जाना चाहिए। मतलब किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। और मैनेजर? मैनेजर इस तिकड़ी का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी स्तंभ था। अच्छा। हर खदान में एक योग्य और सर्टिफाइड मैनेजर रखना अनिवार्य था। वही रोजमर्रा के तकनीकी काम और सुरक्षा नियमों के पालन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता था। तो मतलब मालिक या एजेंट सीधे मजदूरों को कोई आदेश नहीं दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। उन्हें जो भी करवाना है मैनेजर के जरिए ही करवाना होगा। इससे जिम्मेदारी की एक स्पष्ट चेन बन गई थी। तो ये तो हुई जिम्मेदारी तय करने की बात, लेकिन नियम बनाना एक बात है, मजदूरों की असल जिंदगी में उससे क्या फर्क पड़ा? क्या इस कानून में उनके कल्याण के लिए भी कुछ ठोस प्रावधान थे? बिल्कुल थे, और बहुत गहराई से सोचे हुए प्रावधान थे। ये कानून सिर्फ तकनीकी सुरक्षा के बारे में नहीं था, ये मजदूरों की गरिमा के बारे में भी था। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे पीने के पानी का नियम। कानून में सिर्फ पानी नहीं लिखा था ठंडा और स्वास्थ्यप्रद पानी। वाह! और हर मजदूर के लिए कम से कम 2 लीटर। यह भी लिखा था कि पानी की जगह शौचालयों से कम 6 मीटर दूर होनी चाहिए। आप सोचिए, उस दौर में यह लिखना यह दिखाता है कि कानून बनाने वाले मजदूर की असल जरूरतों के बारे में सोच रहे थे। और काम के घंटे, उसमें भी जरूर कोई खास बात होगी। हाँ, और यहाँ कानून ने एक बहुत जरूरी फर्क किया। जो मजदूर जमीन के ऊपर काम करते थे उनके लिए दिन में 9 घंटे की सीमा थी, लेकिन जो जमीन के नीचे मतलब भूमिगत खदानों में काम करते थे उनके लिए यह सीमा 8 घंटे थी। अच्छा, 1 घंटा कम? जी, कानून ने इस बात को पहचाना कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे अंधेरे और घुटन में काम करना कहीं ज्यादा मुश्किल और थका देने वाला होता है। ये भेदभाव तो मजदूरों के हक में था। मुझे याद है कि छुट्टी के नियमों में भी ऐसा ही कुछ था। आपने सही याद दिलाया। वेतन सहित छुट्टी यानी लीव विद वेजेस के मामले में भी उदारता दिखाई गई। कैसे? भूमिगत मजदूरों को साल में सिर्फ 190 दिन काम करने पर हर 15 दिन के काम के बदले 1 दिन की छुट्टी मिल जाती थी, जबकि सतह पर काम करने वालों को 240 दिन काम करने पड़ते थे, हर 20 दिन के काम पर 1 छुट्टी के लिए। तो ये उस समय के फैक्ट्री एक्ट से भी बेहतर था? कहीं ज्यादा बेहतर था, क्योंकि ये खनन के कठोर माहौल को स्वीकार करता था। इन सब के अलावा खदान में चोट लगने या बीमार पड़ने पर क्या व्यवस्था थी? हर खदान में फर्स्ट एड बॉक्सेस रखना अनिवार्य था।
अगर किसी खदान में 500 से ज्यादा मजदूर हैं तो वहां एक एम्बुलेंस रूम और मेडिकल स्टाफ होना भी जरूरी था। साथ ही सिलिकोसिस जैसी धूल से होने वाली बीमारियों को अधिसूचित बीमारी का दर्जा दिया गया, जिसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य थी। और शायद सबसे जरूरी बात, बड़ी खदानों में सुरक्षा समितियों और कर्मकार निरीक्षकों का गठन किया गया। इसमें मजदूरों के प्रतिनिधि भी होते थे। हाँ, ये मजदूरों को अपनी सुरक्षा में एक आवाज देने जैसा था। नियम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिम्मेदारी तय है, कल्याण के उपाय हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन नियमों को लागू कौन करवाता था? कागज पर तो सब अच्छा लगता है, जमीन पे क्या होता था? सही सवाल। इस कानून को असली ताकत कहाँ से मिलती थी? इसका जवाब एक संस्था में है, खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी DGMS। इस कानून ने DGMS और उसके इंस्पेक्टर्स को असाधारण शक्तियां दी। अच्छा, कैसी शक्तियां? ये इंस्पेक्टर दिन हो या रात किसी भी वक्त किसी भी खदान में जाकर निरीक्षण कर सकते थे। वो किसी से भी पूछताछ कर सकते थे, कोई भी दस्तावेज जांच सकते थे। और अगर उन्हें कुछ गड़बड़ मिलती तो उनके पास सबसे बड़ा हथियार क्या था? इस कानून का ब्रह्मास्त्र था धारा 22 और 22A। अगर किसी इंस्पेक्टर को लगता कि खदान के किसी हिस्से में कोई ऐसा खतरा है जिससे जान माल का तत्काल और आसन्न खतरा हो सकता है, तो वो एक लिखित आदेश देकर उस हिस्से में काम तुरंत रुकवा सकता था। बिना किसी से पूछे? बिना किसी से पूछे। ये एक बहुत बड़ी शक्ति थी। लेकिन अगर काम रुक गया तो उन मजदूरों का क्या होता था जो रोज दिहाड़ी पर काम करते हैं? उनकी तो आमदनी मारी जाती होगी। यहीं पर इस कानून का असली मास्टर स्ट्रोक छुपा है। धारा 22(3) में साफ लिखा था कि अगर इंस्पेक्टर के आदेश की वजह से काम रोका गया है तो उस दौरान काम से हटाए गए सभी मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी पाने का अधिकार होगा। अरे वाह, ये तो गजब की बात है। जी। इसका मतलब मैनेजमेंट की गलती की सजा मजदूर को नहीं मिलेगी, उल्टा मैनेजमेंट को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे अगर वो सुरक्षा में कोताही बरतते हैं। बिल्कुल, ये तो सुरक्षा को सीधे सीधे मुनाफे से जोड़ने जैसा था। सही बात है। मैनेजमेंट जानता था कि अगर सुरक्षा में ढिलाई बरती और इंस्पेक्टर ने काम रुकवा दिया तो न सिर्फ उत्पादन का नुकसान होगा बल्कि मजदूरों को घर बैठे वेतन भी देना पड़ेगा। इससे ज्यादा मजबूत प्रोत्साहन सुरक्षा के लिए और क्या हो सकता था? तो ये था 1952 के कानून का ढांचा, जो अपने समय के हिसाब से काफी मजबूत और सोचा समझा लगता है। लेकिन 70 साल बहुत लंबा समय होता है। तकनीक बदल गई, समाज की सोच बदल गई, तो सवाल ये उठता है कि इस पुराने किले को हटाकर नया OSH कोड 2020 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सिर्फ नाम बदला है या सोच भी बदली है? सोच में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं बुनियादी बदलाव आया है। चलिए कुछ मुख्य बदलावों को देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है दंड यानी जुर्माने में। अच्छा। 1952 के कानून के तहत अगर किसी दुर्घटना में मजदूर की मौत हो जाती थी तो अधिकतम जुर्माना सिर्फ 5,000 रुपए था। बस सिर्फ 5,000? आज के समय में तो ये मजाक जैसा लगता है। बिल्कुल। नए OSH कोड में ये रकम बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। साथ ही जेल का प्रावधान भी है। तो ये एक बहुत बड़ा निवारक है। हाँ, ये साफ संदेश देता है कि आप मजदूर की जान को हल्के में नहीं ले सकते। ये तो बहुत जरूरी बदलाव है। और क्या बदला है? दूसरा बड़ा बदलाव लैंगिक समानता को लेकर है। पुराने कानून में महिलाओं के भूमिगत खदानों में काम करने पर प्रतिबंध था। हाँ। OSH कोड अब इसकी इजाजत देता है, बशर्ते महिला की सहमति हो और सरकार द्वारा तय की गई सुरक्षा शर्तें पूरी की जाएं। ये आज के दौर का एक प्रगतिशील कदम है। सीधे तौर पर मजदूरों को रोजमर्रा में फायदा पहुंचाने वाले क्या बदलाव हुए हैं? 2 बड़े फायदे हैं। पहला, छुट्टी की पात्रता को आसान कर दिया गया है। अब चाहे मजदूर जमीन के ऊपर काम करे या नीचे, उसे साल में सिर्फ 180 दिन काम करने पर ही वेतन सहित छुट्टी की पात्रता मिल जाती है, जो पहले 190 या 240 दिन की शर्त से कहीं बेहतर है। बिल्कुल। और दूसरा, जो शायद सबसे बड़ा कदम है, वो है सभी के लिए नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर का अनिवार्य होना। नियुक्ति पत्र, ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर उन लाखों संविदा मजदूरों के लिए जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था। आपने सही पहचाना। नियुक्ति पत्र उनके रोजगार को एक कानूनी पहचान देता है। इससे उन्हें वो सभी लाभ मिल सकते हैं जिनके वे हकदार हैं। ये उन्हें शोषण के खिलाफ एक मजबूत हथियार देता है। और जो DGMS का इंस्पेक्टर होता था, उसकी भूमिका में भी कोई बदलाव आया है? हाँ, और ये एक वैचारिक बदलाव है। अब मुख्य निरीक्षक की भूमिका को निरीक्षक सह सुगमकर्ता, मतलब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर में बदल दिया गया है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। जी, नाम से ये जाहिर है कि अब जोर सिर्फ गलतियां पकड़ने और सजा देने यानी पुलिसिंग पर नहीं, बल्कि सलाह देने और सुरक्षा नियमों का पालन करने में सुविधा प्रदान करने पर भी है। लेकिन फैसिलिटेटर यानी सुगमकर्ता, ये शब्द सुनने में थोड़ा नरम नहीं लगता? खनन जैसी खतरनाक इंडस्ट्री में जहां हर पल जान का खतरा हो, वहां सख्ती की जरूरत है या सलाह की? ये एक बहुत जायज चिंता है। कहीं ये सुविधा देने के चक्कर में निरीक्षण की धार ही कुंद न हो जाए। इस पर बहुत बहस भी हुई है। सरकार का तर्क यह है कि ये एक नया मॉडल है। एक तरफ हम इंस्पेक्टर को सुगमकर्ता बना रहे हैं जो सलाह देगा, मदद करेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसकी सलाह के बावजूद कोई गंभीर चूक होती है और कोई हादसा होता है तो हमने जुर्माने को 100 गुना तक बढ़ा दिया है। अच्छा, तो ये संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ,
सोच ये है कि हम पुलिसिंग कम करेंगे, लेकिन गलती की कीमत बहुत बहुत ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे कान अधिनियम 1952 अपने समय का एक मील का पत्थर था। इसने जिम्मेदारी के एक ऐसी मजबूत तिकड़ी बनाई जिससे कंपनियां आसानी से बच नहीं सकती थीं, और डीजीएमएस को असली अधिकार देकर मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की। और इसकी विरासत आज भी जिंदा है, ये जानना बहुत जरूरी है। वो कैसे? भले ही ओएसएच कोड ने 1952 के अधिनियम को निरस्त कर दिया है, लेकिन उसके तहत जो तकनीकी नियम और रेगुलेशन बने थे, जैसे कोयला खदानों में वेंटिलेशन के मानक क्या होंगे या धातु खदानों में बेंच की नियम क्या होंगे, वो सब आज भी भारतीय खनन सुरक्षा की नींव है। तो मतलब ढांचा बदल गया है पर नींव वही है। बिल्कुल। नए कोड ने ऊपर की प्रशासनिक और दंडात्मक परत को बदल दिया है, लेकिन तकनीकी आधार आज भी वही है जिसे 1952 के अधिनियम ने दशकों पहले स्थापित किया था। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। नया ओएसएच कोड निरीक्षक से सुगमकर्ता की एक नई भूमिका पेश करता है। सोचने वाली बात यह है कि खनन जैसे एक उच्च जोखिम वाले उद्योग में जहां एक छोटी सी गलती भी बड़ी तबाही ला सकती है, क्या निरीक्षण का ध्यान सख्ती से हटाकर सुविधा की ओर ले जाना सही कदम है? या फिर एक सलाहकार की भूमिका और भारी भरकम वित्तीय दंड का ये नया संयोजन वास्तव में एक ज्यादा सुरक्षित माहौल बनाने में कामयाब होगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है, और इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।